गुड मॉर्निंग एवरीवन। महासागरीय भूगोल हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पेपर फर्स्ट ईयर का, जिसमें बच्चों अपन ने इससे पहले पढ़ा था कि महासागरों का जो नितल यानी कि जो तली है वो किस प्रकार की है और उसमें कौन कौन से रिलीफ या उच्चावच पाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि महासागरीय जो भाग हैं उन महासागरों का तापमान कैसा रहता है, कौन कौन से कारक हैं जो कि महासागरीय तापमान को प्रभावित करते हैं। जैसे अपने स्थलीय भाग पर अपन तापमान को देखते हैं, स्थलीय भाग पर वायुमंडल के आधार पर हम तापमान का निर्धारण करते हैं, लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। उसी प्रकार से हम जो महासागरीय जल है उसके तापमान का भी अध्ययन करते हैं। महासागरीय तापमान का सतही जल का यानी कि क्षैतिज जो वितरण है तापमान का तथा लंबवत वितरण दोनों का ही अध्ययन करते हैं। जैसे ये महासागर है तो ये तो है लंबवत वितरण की, सतह से गहराई में तापमान में क्या परिवर्तन आता है और सतह पर तापमान में किस प्रकार का परिवर्तन हमें दिखाई देता है महासागरीय भागों का। तो आज हम पढ़ेंगे कि महासागरीय जल का तापमान एवं घनत्व जो है वो किस प्रकार से घटता या बढ़ता है, क्या परिवर्तन होता है। तो जो वार्षिक जो महासागरीय तापमान है, महासागरीय जल का जो वार्षिक तापमान, तापांतर का मतलब समझ रहे हैं ना, ताप का अंतर। वार्षिक तापांतर में तो क्या होता है कि जो पहले मैं आपको दैनिक तापांतर बता दूं, किसी भी महासागर का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का जो अंतर होता है वो दैनिक तापांतर के नाम से जानते हैं हम, और जिसके अंतर्गत हम दिन का तापमान 2 बजे लेते हैं दोपहर में, और रात्रि का तापमान जो न्यूनतम तापमान होता है वह सुबह 5 बजे लेते हैं। यानी कि ये दिन में 2 बजे और ये रात सुबह 5 बजे तापमान लेते हैं। ये अधिकतम तापमान है, ये न्यूनतम तापमान है, इसको हम कहते हैं दैनिक तापांतर। तो महासागरों में दैनिक तापांतर जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1 डिग्री से के आसपास ही अंतर होता है, और कई कई जगह तो ओनली आधा डिग्री का अंतर पर ही तापमान का अंतर पाया जाता है। अब है वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर से तात्पर्य है कि वर्ष में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्या अंतर होता है। तो अधिकतम तापमान तो हम लेते हैं अगस्त में और न्यूनतम तापमान लेते हैं फरवरी में। तो इन दोनों तापमान का अधिकतम और न्यूनतम तापमानों के आधार पर ही वार्षिक तापांतर निकाला जाता है। और सामान्य रूप से जो औसत वार्षिक तापमान होता है वो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सर्दियों और गर्मियों के तापमान को। और ये जो डिफरेंस होता है बड़े महासागरों में छोटा होता है और कम डिफरेंस होता है तापांतर, जबकि जो बड़े सागर होते हैं उसमें तापमान 20 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास रहता है छोटों में। अब है क्योंकि छोटों में इसलिए कम रहता है क्योंकि पानी का जो मूवमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि महासागरीय जो जल होता है इस जल को कौन कौन से कारक हैं जो कि उस जल के तापमान को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण किसी महासागर का तापमान कम, किसी का ज़्यादा, और किसी महासागर के तापमान का लंबवत क्षैतिज वितरण में असमानता पाई जाती है। तो बच्चों सबसे पहले जो कारक है जो प्रभावित करता है वो है अक्षांश। पृथ्वी के ऊपर हमको पता है कि ये मान लीजिए ग्लोब है और 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो तापमान यहाँ पर अधिकतम होता है। तो भूमध्य रेखा के आसपास जो भी भाग होते हैं वहाँ पर उन सागरों का तापमान अधिक होता है, और भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में जाने पर महासागरों के तापमान में गिरावट आती जाती या तापमान कम होता है। यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में जाने में तापमान, पानी का जो तापमान है वो कम होता जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम भूमध्य रेखा से 40 डिग्री अक्षांश उत्तर या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जाते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं कि भूमध्य रेखा से 40 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश के मध्य जाते हैं तो क्या होता है, महासागरीय जल का तापमान जो होता है वो तो होता है अधिक, है ना, और हवा का तापमान होता है
हवा का तापमान होता है अधिक और जल का तापमान होता है कम। लेकिन हम 40 डिग्री अक्षांश से ऊपर जाते हैं ध्रुवों की तरफ तो जल का तापमान होता है ज़्यादा और हवा का तापमान हो जाता है कम। अब नेक्स्ट है स्थल एवं जल का वितरण। महासागरों के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों पर तापमान में अंतर पाया जाता है और इसमें जल का वितरण, स्थल जल का वितरण भी का भी अंतर होता है। अब आप कहोगे स्थल और जल के वितरण से कैसे प्रभावित होता है? बच्चों, जो उत्तरी गोलार्ध है उसको हम स्थलीय गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को हम जलीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की अधिकता है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, चूँकि बीच बीच में स्थलीय भाग आ जाते हैं और खुले जलों का आपस में मिलान इतनी गति से नहीं होता जितना कि दक्षिणी गोलार्ध में होता है। जो सागरीय गतियाँ इतनी तेज़ी से नहीं हो पाती जितनी कि दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान जो होता है वो अधिक होता है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में, जिस कारण से क्या होता है, उत्तरी जो गोलार्ध होते हैं, जो ठंडे स्थलीय महासागर जो होते हैं, तो जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जितने भी गोलार्ध है वो चूँकि कैसे हैं, स्थलीय भाग ज़्यादा है वहाँ पर और वो ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं, तो वहाँ का जो पानी होता है वो दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है। और उत्तरी गोलार्ध के दोनों ओर स्थल खंड होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध जो बिल्कुल खुला होता है, तो पानी का संचरण बहुत तेज़ी से होता है। भूमध्य रेखा के आसपास अगर आप देखो तो जो छोटे सागर हैं भूमध्य रेखा पर, जैसे लाल सागर है, फारस की खाड़ी है, यहाँ पर जो औसत तापमान है 34 डिग्री तक रहता है। लाल सागर का 37 डिग्री हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ वो स्थल से घिरे हुए सागर हैं, इसीलिए उनका तापमान अधिक होता है। अब है प्रचलित पवनें, कि स्थलीय भाग पर चलने वाली जो प्रचलित पवनें हैं वो भी तापमान को बढ़ा देती है या कम कर देती हैं। वो कैसे करती हैं कि जो स्थलीय भाग पर हवाएं चलती हैं तो वो अगर मान लो किसी सागर को पार करती हुई आती हैं तो वो क्या करती हैं, हवा अपने साथ साथ सागर के ऊपर का सतही जल का जो पानी है उसको अपने साथ बहा करके ले जाती है। तो ऊपर का सतही जल का जो गर्म पानी होता है वो बह करके चला जाता है। फिर क्या होता है, नीचे से महासागर के जो, जैसे मान लीजिए ये महासागर है और हवाएं इस सतही जल को बहा करके नीचे ले जाती हैं, तो क्या होता है, नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है, जिसके कारण कि तापमान में वृद्धि, जिसके कारण कि ये जो स्थलीय भाग थे, ये जो सागरीय भाग था, इसमें हवा की गति के कारण जो है टेम्परेचर बहुत अधिक नहीं बढ़ पाता है। ये जो गर्म जल था जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ तापमान बढ़ जाता है और यहाँ सतही जल से जो नीचे से पानी आ रहा है उसके कारण तापमान कम हो जाता है उस सागरीय जल का, उस सागर का। जैसे कि जो अपनी पछुआ पवनें चलती हैं बच्चों, तो पछुआ पवनें क्या करती हैं, महासागरों के जो पूर्वी भाग होते हैं वहाँ के तापमान को तो घटा देती हैं और पश्चिमी भाग के तापमान को बढ़ा देती हैं। और ऐसे ही जो पछुआ पवनें होती हैं, पछुआ पवनें जो होती है वो पूर्वी भाग के तापमान को कम कर देती है, पश्चिम भाग के तापमान को कम कर देती हैं। इस प्रकार से क्योंकि वो पानी को बहा करके ले जाती हैं। अब है महासागरीय धाराएं। धाराएं क्या होती है, जैसे स्थलीय भाग होते हैं, स्थलीय भागों पर जैसे कई प्रकार नदियाँ चलती हैं, वैसे सागरों के अंदर कई प्रकार की महासागरीय धाराएं चलती हैं, जो कि तट के सहारे गर्म और ठंडे पानी की धाराएं चलती हैं, जिसके चलने के बहुत से कारण हो सकते हैं, घनत्व में कारण, तापमान के कारण, बहुत से कारण होंगे, वो आगे पढ़ेंगे महासागरों के धाराओं के बारे में। लेकिन जो धाराएं होती हैं वह भी तापमान को परिवर्तित करने का काम करती है, न सागरीय जल के तापमान को प्रभावित करती हैं। तो महासागरों की जो गर्म और ठंडी जल धाराएँ जो होती हैं वह क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए एक तरफ से आ रही है गर्म जलधारा, दूसरी तरफ से आ रही ठंडी जलधारा, तो ये दोनों जलधाराएं जहाँ पर मिलेंगी, मान लीजिए ये आ रही है ठंडी जलधारा, इधर से आ रही है गर्म जलधारा, ये दोनों जलधाराएं जहाँ पर मिलेंगी उस जगह का तापमान कैसा हो जाएगा,
इस यहाँ के तापमान की अपेक्षा ज़्यादा और यहाँ के तापमान की अपेक्षा कम हो जाएगा, जिसके कारण कि वहाँ पर एक अलग प्रकार का स्थिति बन जाएंगे। तापमान बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होंगे, कभी भी ये ठंडे भी नहीं होंगे, कभी भी जमने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। इसी प्रकार से क्यूराइल और क्यूरोसिवो की धारा, क्यूराइल की धारा और दक्षिण से आती है क्यूरोसिवो की धारा, उत्तर से आती है लैब्राडोर की धारा, दक्षिण से आती है क्यूरोसिवो की धारा, दक्षिण से आती है पीरू की धारा, उत्तर से आती है भूमध्य सागरीय धारा मिल जाती है। तो इन सब धाराओं के मिलने के कारण उन तटीय भागों पर जो जल होता है उसका तापमान जो है वो बढ़ जाता है या जमने की स्थिति में नहीं आता है। और कुछ ये भी होता है कि कुछ स्थलीय भाग गर्म होते हैं। जो स्थलीय भाग गर्म होते हैं तो उस स्थलीय भाग के संपर्क में जो भी सागर का जल होता है वो गर्म हो जाता है, और जो स्थलीय भाग ठंडे होते हैं तो उसके संपर्क में आने वाला जो जल होता है उसका तापमान कम हो जाता है। तो ये भी एक कारण है जो कि स्थलीय भाग के तापमान को प्रभावित करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों अंतः सागरीय, यानी कि ये सब कारण जो अपन ने पढ़े थे, जो अक्षांश जल और स्थल का वितरण में प्रभाव, प्रचलित पवनें, महासागरीय धाराएं, ये सभी और जो है महासागर के जो बाहरी कारक है जो कि तापमान को प्रभावित करती है महासागरों के। अब है कि कुछ कारक ऐसे होते हैं जो सागरीय कारक होते हैं, सागर इंटरनल जो कारण होते हैं जिसके कारण कि तापमान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि महासागरों में चलने वाले तूफान है, चक्रवात है, हरिकेन है ना, ये सभी कारक जो होते हैं स्थानीय जो जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही जैसे कि सागर की स्थिति कैसी बनी हुई है, अगर सागरीय तापक्रम जब वितरण कैसा है, वो निम्न अक्षांशों में स्थिति है या उच्च अक्षांशों में स्थिति है, और उन सागरों पर अत्यधिक वर्षा तो नहीं हो रही है। अगर किसी महासागरीय भाग पर खूब वर्षा होती है तो वहाँ का तापमान अधिक नहीं हो पाता है। किसी महासागरीय भाग बिल्कुल ऐसा है जहाँ पर कि उसके आसपास मरुस्थल पाया जाता है, जहाँ बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है, तो वहाँ का तापमान उच्च रहता है। जहाँ पर हमेशा बादल बने होते हैं वहाँ पे तापमान अधिक रहते हैं। जैसे रूम सागर, कैलिफोर्निया खाड़ी में तापक्रम अधिक होता है ना। लाल सागर तापमान 32 डिग्री तक हो जाता है। फारसी खाड़ी का 34 डिग्री तक तापमान हो जाता है ना। और जैसे बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर का तापमान 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। खुला सागर जितने भी होते हैं 4 डिग्री तक तापमान होते हैं। तो इस प्रकार जो छोटे सागर होते हैं उनका तापमान जो होता है बहुत अधिक कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है बड़े सागरों की तुलना में। लेकिन जो सागर बिल्कुल उच्च अक्षांशों पे हैं और वो छोटे सागर का तापमान उनका कम होता है। ये सभी कारक है जो कि प्रभावित करते हैं महासागरों के तापमान को।